Hello, my dear student. My name is Musab Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट, हमने जो है लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी के बारे में हमने जो है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन किया था। उनके पूरे 5 फैक्टर्स है, 5 कारक है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने के। तो हमने बहुत अच्छी तरीके से उनको हर टॉपिक को जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझा है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैक्सवेल प्रायिकता वितरण वक्र, कि मैक्सवेल प्रायिकता वितरण वक्र क्या होता है, किसके द्वारा समझते हैं और इस वक्र के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो अपन को पढ़ना है। तो स्टूडेंट, अपन सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे, तो आप हेडिंग डालिए सबसे पहले मैक्सवेल प्रायिकता वितरण वक्र। मैक्सवेल प्रायिकता वितरण वक्र के मैक्सवेल प्रायिकता वितरण वक्र क्या कहता है, उसके बाद उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैक्सवेल प्रायिकता वितरण वक्र क्या होता है कि अणुओं की भिन्न और गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ बनाया जाता है। यानी यहां पर तो होता है अणुओं की भिन्न और इस तरफ होता है गतिज ऊर्जा। तो अणुओं की भिन्न और गतिज ऊर्जा के मध्य बनाए गए वक्र को मैक्सवेल प्रायिकता वितरण वक्र कहते हैं। इस वक्र के अंदर अपन क्या लेंगे, यहां पर अपन गतिज ऊर्जा ले लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां अपन ने ले लिया गतिज ऊर्जा, यहां ले लिया आपने अणुओं की भिन्न, ठीक है। यहां पर अपन एक ऐसा पॉइंट लेंगे इसके अंदर, इस पॉइंट को अपन बोलेंगे दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा ये वो ऊर्जा होती है जिसको अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस ऊर्जा को अपन दहली ऊर्जा कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये पॉइंट है। अब यहाँ से कोई केमिकल रिएक्शन शुरू हो रही है और ये जो है आपने पॉइंट बना दिया, ये ग्राफ बना दिया। अगर कोई अभिकारक इसको पार करेगा तब तो उसका प्रोडक्ट बन जाएगा, और अगर कोई अभिकारक इसको पार नहीं कर पाएगा तो उसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यानी ए अभी अभिकारक है तो इसका प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जब आपने कोई किसी दूसरी अभिक्रिया कराई, उसका ग्राफ यहीं रुक गया, यानी दहली ऊर्जा से पार नहीं कर पाया, तो इसका अपन जो प्रोडक्ट नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए क्या है, दहली ऊर्जा कम है। अब अगर हम इसको आगे बढ़ा देने, टेम्परेचर यहाँ पर अपन दे दे, तो टेम्परेचर देने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर देने के बाद क्या होगा कि इसकी दहली ऊर्जा 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। इसकी दहली ऊर्जा क्या हो जाएगी, 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। अब जैसे यहाँ पर जो पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, आपका दहली ऊर्जा वाला पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? तो अब ये जो है वो तो T डिग्री सेंटीग्रेड पे है, यानी कोई भी आपने जो है सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया है रिएक्शंस के दौरान, वो आपका टेम्परेचर है। अब जैसे दूसरे विक्रिया के अंदर अपन ने जो है टेम्परेचर को बढ़ाया, तो जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को आप बढ़ा देंगे तो विक्रिया वेग जो है, जब आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, अभिक्रिया वेग जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। अभिक्रिया वेग क्या होगा, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ओनली आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर अभिक्रिया वेग इतना ज्यादा बढ़ जाता है, देखेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पर क्या बात है, फर्स्ट बात तो आप लिखेंगे, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अभिकारक को कौन सी ऊर्जा चाहिए उत्पाद में बदलने के लिए, दहली ऊर्जा चाहिए। अगर आप दहली ऊर्जा देंगे तब तो उत्पाद में आसानी से बदल जाएगा, अन्यथा उत्पाद के अंदर आसानी से नहीं बदलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको एक ऊर्जा मिली है, दहली ऊर्जा। अगर दहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणु ही उत्पाद में बदल सकते हैं, या दहली ऊर्जा के बराबर वाले अणु ही उत्पाद में बदल सकते हैं। इससे कम ऊर्जा वाले अणु या इसके बराबर वाले, यानी इससे कम ऊर्जा वाले अणु कभी भी उत्पाद में नहीं बदल सकते।
क्लियर है ये बातें? तो आप लिखना शुरू करेंगे मैक्सवेल प्रायिकता वितरण वक्र के अंदर। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, अणुओं की भिन्न और गतिज ऊर्जा के मध्य बनाए गए वक्र को, अणु की भिन्न और गतिज ऊर्जा के मध्य बनाए गए वक्र को मैक्सवेल प्रायिकता वितरण वक्र कहते हैं। अणुओं की भिन्न और गतिज ऊर्जा के मध्य बनाए गए वक्र को मैक्सवेल प्रायिकता वितरण वक्र कहते हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, केवल वे ही अणु उत्पाद में बदलते हैं, केवल वे ही अणु उत्पाद में बदलते हैं जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर, जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर या अधिक होती है। केवल वे ही अणु उत्पाद में बदलते हैं जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर या दहली ऊर्जा से अधिक होती है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, यदि किसी अभिकारक के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, यदि किसी अभिकारक के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वृद्धि करने पर अभिक्रिया वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। क्लियर हो गए होंगे तीनों पॉइंट्स? तो आपका मैक्सवेल प्रायिकता वितरण वक्र कंप्लीट हो चुका है। अब आप हेडिंग डालेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्हेनियस इक्वेशन। अब आप हेडिंग लगाएंगे आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्हेनियस समीकरण। तो आर्हेनियस समीकरण दिख नहीं रहा होगा, आर्हेनियस समीकरण क्या होती है? आर्हेनियस समीकरण, उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास कोई अभिकारक होते हैं, कोई पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों के अंदर क्या होता है, कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनके पास ऊर्जा होती है, कुछ मॉलिक्यूल कैसे होते हैं जिनके पास ऊर्जा होती है, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके पास ऊर्जा नहीं होती। समझ पा रहे हो मेरी बात आप? यानी जिनके पास खूब सारी एनर्जी, वो काम कर सकता है, इधर उधर जा सकता है। तो जिनके पास ऊर्जा होती है उन अणुओं को बोलते हैं सक्रिय अणु, यानी एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलते हैं कि वो कहीं पर भी इधर उधर जा सकते हैं। और जिनके पास एनर्जी नहीं होती उनको अपन बोलते हैं निष्क्रिय ऊर्जा या निष्क्रिय अणु बोलते हैं। उनके पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत लो होती है, काम नहीं कर सकते वो, नहीं गति कर सकते हैं एक दूसरे से, यानी और नहीं एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के, इनके पास वाले इनके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, निकटवर्ती जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ये स्पर्श भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह हुआ है जिनके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है उनको तो बोलते हैं सक्रिय अणु, और जिनके पास ऊर्जा नहीं होती उनको बोलते हैं निष्क्रिय अणु। तो आप सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आप आर्हेनियस समीकरण के अंदर लिखेंगे, लिखेंगे आप, अभिक्रिया में सभी अणु भाग नहीं लेते, अभिक्रिया में सभी अणु भाग नहीं लेते, अभिक्रिया में सभी अणु भाग नहीं लेते, केवल वे ही अणु भाग लेते हैं, केवल वे ही अणु भाग लेते हैं जिनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है, केवल वे ही अणु भाग लेते हैं जिनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है। ठीक है, उन्हें सक्रिय अणु कहते हैं। यानी अभिक्रिया के अंदर सारे अणु भाग नहीं लेते हैं, जिनके अंदर पर्याप्त ऊर्जा होती है, जैसे सक्रिय अणु है उसको अपन क्या कहेंगे, सक्रिय अणु कहेंगे, जिनके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है और वो जो आसानी से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को जो स्पर्श कर सकते हैं। क्लियर है? तो सक्रिय अणु, सॉरी सक्रिय अणु करेंगे आप, ऊर्जा नहीं, सक्रिय अणु कहते हैं, और शेष अणु निष्क्रिय अणु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप,
एक निश्चित ताप पर सक्रिय और निष्क्रिय अणु साम्य में रहते हैं। एक निश्चित ताप पर सक्रिय और निष्क्रिय अणु साम्य में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने से अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। यानी ताप बढ़ा रहे हैं आप, तो ताप बढ़ाने पे क्या होगा, अभिक्रिया वेग बढ़ेगा। अपन ने पढ़ा लास्ट लेक्चर के अंदर। तो ताप बढ़ाने से टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया वेग भी बढ़ जाता है। तो 3 पॉइंट आपको इसमें आरएनएस इक्वेशन के अंदर याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा आप हेडिंग डालेंगे, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं कि अभिकारक अणुओं को, जैसे आपके पास कोई एक अभिकारक है, इस अभिकारक से उत्पाद मिल रहा है, तो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा या जो है अभिकारक अणुओं को जितनी कम ऊर्जा या जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं अपन, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो कुछ बातें हैं जो आपको पता रहना चाहिए। अब बात करते हैं अपन आरएनएस इक्वेशन होती क्या है, किस तरीके से जो है अपन इसको जो है पुट करते हैं, किस तरीके से जो है आरएनएस इक्वेशन की जो है डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले जो है क्या किया वैज्ञानिकों ने, सबसे पहले जो है यानी सक्रियण ऊर्जा और ताप को जो है वेग स्थिरांक के साथ में लिखा। यानी इन्होंने लिखा वेग स्थिरांक मतलब k इज इक्वल टू a डॉट e माइनस ई ए अपॉन आर टी। सबसे पहले इक्वेशन लिखा और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया आपने। तो k इज इक्वल टू, अब आपको इसको क्या लेना है, ln लेना है। तो ln लेने पर यानी आपको क्या लेना है यहाँ पर ln, तो ln k बराबर ln a माइनस, जब आप इसका ln लेंगे तो आगे की तरफ आ जाएगा, तो माइनस ई ए अपॉन आर टी बच जाएगा। अब इस ln को आपको लॉग में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, लॉग में चेंज करना है आपको। ln को लॉग में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब आप इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर है। अब यहां पर क्या करेंगे अपन, 2.303 का जो है भाग दे देंगे यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो तीनों तरफ आप भाग देंगे तो क्या होगा आपके पास, देखेंगे आप, log, ऊपर लिख देता हूं मैं, log k बराबर log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। यानी यहां पर जो है ये 2.303 आ जाएगा, ये 2.303 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये बच जाएगा। जब मैं इसको आगे लिखूंगा तो क्या होगा, log k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी और प्लस log a। अब आपके पास होता है y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। तब आपको y बराबर क्या दे रखा, ग्राफ खींचना है। y बराबर आपके पास log k है, तो log k x बराबर क्या है, 1/t। जब आपके पास log k का मान बढ़ेगा, जब log k का मान बढ़ेगा तो 1/t का मान भी घटेगा, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस ई ए पॉइंट 2.303 आर, ये स्लोप आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है अपन आरएनएस इक्वेशन को पुट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर अपन दो टेम्परेचर लेते हैं, उन दो टेम्परेचर के थ्रू जो है आरएनएस इक्वेशन को और जो है अपन डिस्क्राइब करते हैं। तो अब क्या है, देखो आप, सबसे पहले आपके पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अपन दो टेम्परेचर पे लेंगे, एक तो टेम्परेचर T1 और दूसरा टेम्परेचर T2। तो क्या होगा देखेंगे आप, सबसे पहले T1 ताप पर, T1 ताप पर क्या होगा, log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1।
दूसरे टेम्परेचर T2 तापमान पर लेंगे तो क्या होगा, log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। अब आप इक्वेशन फोर्थ में से थर्ड को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 जब घटाएंगे तो आपके पास समीकरण 4 ये है, तो log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। अब क्या हुआ देखो, ये यहां पर अपन माइनस को हटा देंगे तो ये तो माइनस में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा, प्लस में, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, इसको मैं पहले लिख रहा हूं प्लस वाले को, EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये RT1 आएगा यहाँ पर, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर अपन कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद में आपको आरएनएस इक्वेशन मिल जाएगी। अब क्या होगा देखेंगे आप, जैसे log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ये जो है आपके पास आरएनएस इक्वेशन आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज अपन ने जो है आरएनएस इक्वेशन को अच्छी तरीके से समझा है, किस तरह आरएनएस इक्वेशन आती है। अगले लेक्चर के अंदर अपन जो है अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब, यानी हमारी वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।